नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको एकदम समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस बेंच हमने चलाया हुआ है, जिसमें मैथ और रीजनिंग की रोज़ प्रैक्टिस करें। एक दिन हम मैथ और एक दिन हम रीजनिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं। और अगर इसी क्रम में आप देख रहे हो और आप रोज़ जुड़े हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अब तक हम 24 क्लास कर चुके हैं और आज हमारी 25वीं क्लास है और आज हमारा टर्न जो है वो रीजनिंग का है। तो आज हम रीजनिंग करने वाले हैं इसी क्रम में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं तो अब से सभी पहली क्लास प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और कमेंट में बताइए कि आपका आंसर क्या हो सकता है। तो सवाल है पहला, सादृश्यता का है कि बंदूक का संबंध गोली से है तो टॉर्च का संबंध क्या होगा। तो जो गोली है वो बंदूक के अंदर डाली जाती है, जो गोली है बंदूक के अंदर डाली जाती है। तो टॉर्च में क्या डाला जाता है, आग, बैटरी, अंधेरा, मोमबत्ती। तो सबसे बेहतर क्या चलेगा यहाँ, बैटरियाँ। टॉर्च के अंदर क्या लगेंगी, बैटरियाँ डाली जाएंगी। तो आंसर क्या होगा हमारा बी। और चलते हैं हम अगले सवाल पर। तो आइए चलिए इस सवाल को ट्राई करिए और कमेंट में बताइए। बिल्कुल वैसा ही सवाल है, यहाँ पे लाभ और हानि। तो आप जैसे जानते हैं कि लाभ और हानि एक दूसरे क्या है, विलोम शब्द है। तो दिए गए विकल्पों में आपको क्या करना है, विलोम छांटना है। अपनी जानकारी के आधार का इस्तेमाल करिए और बताइए उस जानकारी के आधार पर कि इनमें कौन है जो विलोम है। क्या चौड़ाई और आयाम विलोम है, अधिशेष, घाटा, व्यवहार्य, संगत, रिक्त और खाली। ये तो एक ही बात है। व्यवहार्य, संगत, ये भी एक जैसी बात है। चौड़ाई या आयाम भी। यहाँ पे अधिशेष लाभ कोई कहते हैं, घाटा हानि कोई कहते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, बी। यही क्या है, यहाँ पे विलोम है। तो आंसर होगा हमारा बी। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए अब कमेंट में इस सवाल का आंसर दीजिए आप कि आपका आंसर क्या हो सकता है। सवाल क्या है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति क्या होगी। तो आपको ये बताना है। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या हो सकता है, संभवतः है आपको बताना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है वो बाहर है और जो सर्किल है वो अंदर है। उस हिसाब से अगर हम देखें, जो यहाँ पे जो सर्किल है वो क्या होना चाहिए, बाहर आना चाहिए। और जो ये बाहर है वो कहाँ होना चाहिए, अंदर। अगर केवल हम इतना ऑब्जर्वेशन करें, हालांकि हम डार्क पे और जैसे खाली है डार्क है, खाली है डार्क है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर इतना भी है तो कहाँ है, सर्किल इसमें है, इसमें है, बाहर की तरफ। तो ये दो ऑप्शन तो हम ऐसे ही काट देंगे। इसके अंदर स्क्वायर है, इसके अंदर ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, हम आंसर किस पे जाएंगे, ए पे। अब आप कहेंगे वहाँ पे हमने सिंपल, देखिए यहाँ पे खाली था या डार्क था। अगर मैं ऐसी बात कहूँ तो कि यहाँ डार्क है तो यहाँ खाली रहना चाहिए, ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। अब डार्क भी है तब भी सबसे बेहतर विकल्प हमारा कौन सा है, ए ही है। ए पे हम बेहतर तरीके से जाएंगे। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए आइए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, ध्यान समझना है। यदि a@b का अर्थ b का पुत्र कौन है, a है, तो b का पुत्र a है। जहाँ @ आएगा अगले वाला कौन होगा, पुत्र होगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं @ आ रहा तो अगले वाला कौन होगा, पुत्र होगा। किसका, पिछले वाले का। इतना समझते हैं। तो @ का मतलब ये पुत्र है पिछले वाले का। आगे बढ़ते हैं। हैज़ का मतलब क्या है, ए बी का भाई है। तो b का भाई कौन है, यानी कि अगले वाला भाई है। तो हैज़ का मतलब है ये क्या है, भाई है पिछले का। और अब क्या है, स्टार। तो स्टार का मतलब क्या है, ए बी की माता है। तो यहाँ पे स्टार है तो जेड जो है वो माता है इसकी, डब्ल्यू की। इस तरीके से हमें समझना है। तो चलिए इस सवाल में समझते हैं। और इतना ध्यान रखना है कि जेड के 2 पुत्र और एक क्या है, पुत्री है। तो सबसे पहले इनके मीनिंग समझने होते हैं। तो या तो आप इन्हें लिख लीजिए कि @ का मतलब क्या है। @ का मतलब क्या था, पुत्र था। और हैज़ का मतलब क्या था, आपका भाई, अगले वाला भाई। और स्टार का मतलब क्या है, माता। इस तरीके से आप लिख लीजिए आराम से। तो x हैज़ y @ z w का क्या अर्थ है, जेड के 2 पुत्र और एक क्या है, पुत्री है। तो सवाल को भी लिख लेते हैं, x @ y @ z और w। अब आराम से इसका चित्र बनाते हैं और उसके बाद ऑप्शन देंगे। आप कमेंट में तब तक आंसर दे सकते हैं। तो हैज़ का मतलब भाई, ये भाई है। तो कैसे बनाओगे आप, ये प्लस हो गया किसका, वाई का। एक ही पीढ़ी में भाई यहाँ लिख दिया हमने। @ का मतलब क्या है, पुत्र। तो वाई जो है पुत्र है किसका, जेड का। जेड का पुत्र हो गया ये। और जो जेड है वो क्या हो गया, इसका मतलब माता। ये माता होगी, माता किसकी, डब्लू की। तो क्या ये एक ही पीढ़ी में आ जाएंगे, ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ये दोनों भाई, ये इनकी बहन या भाई हो सकता है, ये इनकी माता होगी तीनों की। अब
सवाल देखिए कि क्या आंसर होगा। डब्लू एक्स की बहन है, डब्लू एक्स की बहन है, क्या निश्चित तौर पर आप ये बात कह सकते हैं कि इसकी बहन है? आगे बढ़ते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो कह सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो क्लियर था नहीं, लेकिन ये लाइन देखिए, ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि इस बात को भी हम दिमाग में रखेंगे। दो पुत्र, तो ये दोनों प्लस थे, तो दोनों पुत्र हो गए। एक क्या होनी है? पुत्री होनी है। तो दो तीसरी संतान है, पुत्री होनी है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो जो डब्लू है अगर वो माइनस हो जाती है तो डब्लू क्या हो जाएगी? एक्स की बहन। तो भाई पहला कथन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। डब्लू एक्स का भाई आप इसे भी चेक करना चाहें तो, क्योंकि पुत्री होनी है तो भाई नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। डब्लू एक्स का पुत्र है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पीढ़ी का ही खराब कर दिया काम। डब्लू एक्स की पुत्री है, ये भी गलत हो जाएगा। तो साफ साफ यहाँ पे अगर दो पुत्र और एक पुत्री होनी है तो एक्स की बहन हो जाएगी डब्लू। तो आंसर क्या देंगे हम? ए देंगे, राइट। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को ट्राई करते हैं। बताना है आपको, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ये आपके सामने आकृति है, ये ए होगी, ये बी हो गई, ये सी और ये डी। अब आपको बताना है कि इनमें अलग क्या है, क्या लगता है कि आपको क्या लगे। तो कमेंट में फटाफट से आंसर दीजिए। ए पे ए है, बी पे बी है, सी पे सी है, डी पे डी है। यहाँ पे तो बदला भी नहीं गया है, सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 भुजा की आकृति है। बाहर जो है वो 6 भुजा की है, और ये 1 2 3 4 अंदर जो है ये 4 है। और इस तरीके से देखिए 1 2 3, ये 3 भुजा है, त्रिभुज है। तो ये भी कितने हैं? 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पे कितनी है भुजा? 1 2 3 4 5, ये बाहर वाली 5 है, अंदर भी कितने हैं? 5 है। ये भुजा कितनी है? 4 है। ये भी कितने हैं? 4 है। तो यहाँ समान, यहाँ पे समान, यहाँ पे समान, ये कि 4 और 6 अलग अलग। तो आंसर क्या देंगे हम? ए देंगे। ए पे ए ही है तो आंसर होगा ए। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले। तो चलिए इस सवाल को आप ट्राई करिए। इस सवाल में आपको क्या करना है? एक निश्चित कूट भाषा में मुंबई को वो लिखा गया है ना, और कानपुर को आपको बताना है कि इनमें से क्या आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं कि ट्राई करके कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो सिंपली हम ऊपर नीचे इन्हें लिख लेंगे, MUMBAI। अच्छा, अगर आप ट्राई कर रहे हैं एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप। तो MUMBAI को क्या लिखने वाले हैं? NTNABH, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है? 13 है। ये कितना है? 14 है। ये 21 है, ये 20 है। ये 13 है, ये 14 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे ये 9 है, और ये क्या है? 8 है। गौर से देखने से समझ में आ रहा है कि 13 और 14 तो एक प्लस हुआ है, 21 20 मतलब -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ -1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, और यहाँ पे -1 हुआ है। इस तरीके से हमने किया है। तो अगर हमें पैटर्न समझ में आ रहा है कि +1 -1 +1 +1 +1 है, तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे? मतलब किसे? KANPUR को क्या लिखेंगे? 11 1 14 16 21 18। तो हम क्या लिखने वाले? +1 +1 करें तो 12, -1 करें तो कितना? 26 लिख देंगे हम यहाँ। मतलब एक तरीके से 1 है नहीं, तो इसे 27 भी तो लिख सकें हम। 27 में से 1 घटा कितना आएगा? 26। तो आप 12 का लिखो पहले। तो चलो 12 का क्या होता है भाई? L होता है। 26 का क्या होता है? Z। यहाँ पे मिल रहा है तो LZ देखो यहाँ मिल रहा है, तो ये आने की संभावना प्रबल है। अगर आपको बाकी चेक करने हो तो कर लीजिए। तो +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 15 क्या आ जाएगा आपका? O। फिर यहाँ पे देखिए -1 करेंगे 15 आएगा, फिर से O आएगा आपका। यहाँ पे क्या करेंगे? +1 करेंगे 22, 22 से क्या आ जाएगा? V। और यहाँ -1 करेंगे तो 17, और 17 क्या आ जाएगा आपका? Q। तो देखिए बिल्कुल आया है, सेम आ गया है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। तो बिल्कुल ठीक आपका आंसर क्या है? C। और उम्मीद है आपको ये +1 -1 का जो पैटर्न है क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करते हैं। एक सवाल है, देखिए, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 फीट गया। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। उसके पिता वहाँ नहीं थे। वहाँ से वह दक्षिण में 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर पर मिला, ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसका चित्र बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिशा के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमारा मापक है वो बना लेंगे हम, कि हम ऊपर की तरफ क्या लेते हैं? उत्तर। नीचे की तरफ हम दक्षिण लेते हैं, इस साइड में लेते हैं हम पूर्व, और इस साइड में हमारा होता है पश्चिम। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है। दाएं के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से डायरेक्शन हम बनाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि उत्तर दिशा में इधर क्या है? दायां है। ये इस साइड से इधर क्या है? दायां है। ये इस साइड से इधर क्या होगा? दायां है। दक्षिण के लिए दायां हो गया इधर, और इधर पश्चिम के लिए ऊपर की तरफ दायां होगा, और इसके विपरीत क्या होता है? बायां होता है। तो हमारे डायरेक्शन हमें क्लियर होने चाहिए। तो एक बच्चे अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया। तो अगर यहाँ से हम प्रारंभिक बिंदु को मान लें, प्रारंभिक बिंदु हम यहाँ मान लें, शुरुआती बिंदु या प्रारंभिक बिंदु, अगर इसको समझें तो ये पश्चिम में गया है। तो पश्चिम का डायरेक्शन देखिए, यहाँ से आप इससे इस दिशा में भेजिएगा,
और कितना बताया 90 फीट, क्योंकि यहाँ 20 फीट का जिक्र है, 30 का जिक्र है, 90 का जिक्र है, 100 का जिक्र है, तो बहुत लंबाई नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं लेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे। तो 90 फीट लगभग इतना में ले लिया हमने यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको अपने मतलब ये है जो एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 90 फीट गया, यहाँ तक की लाइन समझ में आ गई। फिर वह क्या हुआ, दाएं मुड़ा। अब इस दाएं का इलाज करिए। तो पश्चिम का दाएं क्या है, ऊपर की तरफ बैठता है, और वह कितना है 20 फीट। अगर आपने इतना लंबा ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबाई को 90 लिया है, तो 20 फीट को हम बस ज़्यादा नहीं रखेंगे, इतना ही रखेंगे। ये हो गया 20 फीट। इसके बाद वह दाएं मुड़ा। फिर इस दाएं का देखिए, यहाँ से दाएं किधर बैठेगा, उस डायरेक्शन में, उत्तर का डायरेक्शन इधर को बैठता है। दाएं मुड़ा और 30 फीट गया। तो 30 फीट को देखिए ध्यान से, समझना है आपको। ये डायरेक्शन 90 है और इसका तिहाई पार्ट ले लीजिए, 20 के लगभग थोड़ा बहुत बराबर आप कर सकते हैं। तो 30 फीट जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पहुंचा। तो यहाँ पे उसके चाचा का घर है, यहाँ पे है चाचा का घर। उसके पिता वहाँ नहीं थे, यहाँ पे नहीं है, तो वह दक्षिण में 100 फीट गया। अब यहाँ से वह दक्षिण में चला गया 100 फीट, बिल्कुल यहीं से दक्षिण दिशा ये पड़ेगी। दक्षिण ऐसे बैठती है तो ये इधर बैठेगी। ये 20 फीट था तो ये 20 फीट होगा, और 100 फीट जाना है तो नीचे की तरफ वो कितना गया है, 80 फीट गया है, 80 फीट। वहाँ से वह 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर वो अपने पिता से मिल चुका है। तो अब बताना है शुरुआती बिंदु से वह अपने पिता से कितनी दूर पर मिला। तो हमें दूरी बतानी है। ध्यान दीजिए, ये पूरी दूरी अगर आपको याद है तो ये लिखा हुआ है कितना, 90 मीटर, 90 फीट, और ये थी 30 फीट। तो इसके सामने की इतनी क्या होगी, 30 फीट। तो बाकी बची हुई रिमेनिंग यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बची, 90 में से आप 30 घटाइए, कितनी बची है, 60 फीट। तो इधर की दूरी ये 60 फीट बची है। इसी तरीके से ये 20 है, ये 20 होगा, ये टोटल 100 थी, तो नीचे नीचे क्या बची है, यहाँ तक की 80 फीट दूरी ये है। अब गौर से देखेंगे तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी निकालने वाले हैं। 60 और 80 का अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तो ये 100 आएगा, पर हम यहाँ पे निकाल के दिखाते हैं। तो ये होगा कर्ण हमारा। तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आप इसे लिखिए 60 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग लिख दीजिए। तो x का वर्ग क्या हुआ, 6 का वर्ग 3600 हो गया, 8 8 6400 हो गया। इन्हें जोड़ दिया तो कितना हुआ, 10,000 हुआ। x का मान कितना हो जाएगा, 100 फीट हो जाएगा। x का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 100 फीट। तो हमारा जो आंसर है हम क्या देंगे, डी देंगे। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई, इस सवाल को करिए आप। निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर क्या है आपको बताना है। 11वां अक्षर बताना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगला नहीं बताना एकदम से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11वां अक्षर हम बताएंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 है, 3 है और यहाँ क्या है, 5 है। तो कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं। यहाँ पे 2 बड़े है ना, 5। तो अगला आएगा 7, फिर क्या आएगा 9, फिर कितना आएगा 11, फिर कितना आएगा 2 बढ़ के 13, फिर कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 17, फिर कितना आएगा 19, फिर कितना आएगा 21। और 21 का हम जानते हैं अक्सर क्या होता है, यू। तो केवल इतना समझिए आप कि 2 2 का अंतर है। तो 2 बढ़ाते हुए अगर मैं नंबर लिखता जाऊं और 11वें पद पे क्या लिखा है, 21, और 21 का जो अक्षर है वो क्या होगा, यू। आप बीच के भी लिख सकते हैं। हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिला है, यू मिला है। हम डी देंगे और अब बढ़ेंगे अगले सवाल। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित क्रम में अगली संख्या क्या होगी। ये क्या है, 10 का वर्ग। तो ये क्या है, 11 का वर्ग। ये क्या है, 12 का वर्ग। ये क्या है, 13 का वर्ग। और आपको आराम से समझ में आ गया कि 10 11 12 13 के बाद क्या आएगा, 14, और उसका वर्ग क्या होता है, 196। तो हमारी जो अगली संख्या है वो क्या हो गई, 196। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को बताइए भाई। यहाँ पे क्या लिखा है, पेन, पेंसिल और कागज। इसका आपको सही व्यवहारिक छांटना है, इनमें से क्या होगा। आप कमेंट में बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है, ए बी सी या फिर डी। इनमें से आपको क्या लगता है कि आपका आंसर क्या है। तो देखिए वैसे ये तीनों की तीनों चीज़ें किसका हिस्सा है, स्टेशनरी का, है ना। पढ़ाई लिखाई की जो किताबें सामग्री है वो स्टेशनरी में आती है सारी। तो ये सभी स्टेशनरी का सामान है। लेकिन पेन और पेंसिल और कागज अपने आप में क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। तो स्टेशनरी का हिस्सा है ये बात ठीक है, लेकिन पेन अलग, पेंसिल अलग और कागज अलग। तो हम जाएंगे विकल्प ए के साथ कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, अलग अलग हैं। स्टेशनरी में जरूर है लेकिन सब अलग अलग वस्तुएं हैं। तो ए पे आंसर करेंगे। उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, यहाँ पे कथन निष्कर्ष का सवाल है और 2 कथन है। कथन 1 में क्या है,
प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। इसमें अनिवार्य रूप से ये कहना चाह रहा है कि पहचान पत्र होना चाहिए, लेकिन उसका कोई कारण नहीं दे रहे, होना चाहिए की बात हो रही है। यहाँ पे क्या है कथन दो, आपातकाल के मामले में उस कार्ड में उसका रक्त समूह ब्लड ग्रुप मतलब कि संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये दोनों कथन है और ये बात हमें सही माननी पड़ेगी, इतना ध्यान रखें। और जो भी हम निष्कर्ष सही करेंगे वो इसके इन्हीं कथनों के आधार पर सही या गलत होंगे। अगर इनमें दी गई बात यहाँ पर उल्लेख होगा तो हम सही करेंगे, अदरवाइज गलत करने वाले हैं। देखिए, रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसका रक्त समूह का उल्लेख नहीं किया गया हो। जैसे यहाँ पे बात आई है कि उसका रक्त समूह होना चाहिए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि अगर हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है क्या, यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी कि जब तक उसका कार्ड में रक्त समूह होगा नहीं तो उसे रक्त देंगे ही नहीं, उल्लेख नहीं होगा, है ना, प्रदान नहीं किया जाएगा। ये बात ऐसा नहीं कहा कि भाई आपातकाल की स्थिति है, अगर होगा तो जल्दी से क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप पहले से पता होगा तो जल्दी उसकी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होगा तो उसे प्रदान ही नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात यहाँ कहने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, गलत करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फ़ोन नंबर नहीं भूलना चाहिए। जैसे यहाँ पे यही बात आई फिर से कि टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। ये सारी की सारी बात किस आधार पे है, आपातकाल स्थिति में, कि जैसे ही कोई इमरजेंसी है उस हिसाब से देखा जाए तो टेलीफोन नंबर अगर वहाँ पर होगा तो किसी न किसी की मदद पहुँच सकती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी परिस्थिति की बात करें, किसी भी परिस्थिति में भूलना नहीं चाहिए, तो ये भी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर क्या कर रहा है, इस बात को, है ना, बांधने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसे गलत लेके जाएंगे। यदि चोट घातक है तो पुलिस को इस जानकारी की आवश्यकता होगी। तो देखिए, पुलिस का जिक्र आया है, चोट की बात आई है, यहाँ पे आपातकाल का जिक्र हम कर ही रहे थे, तो इस जानकारी जो यहाँ पे दी गई है उसकी जानकारी पुलिस को होगी या किसी भी अन्य चीज़ को होगी, ये बात बिल्कुल ठीक बात है। तो हम जानना चाहेंगे कि केवल थर्ड जो निष्कर्ष है यहाँ पे सही है और अन्य क्या है यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि पहला और दूसरा बिल्कुल हम गलत कहना चाहेंगे और थर्ड के साथ हम जाना चाहेंगे। तो उम्मीद है आप इस व्याख्या से सहमत हैं और चलते हैं अब अगले सवाल पर। तो चलिए भाई, अब इस सवाल को करिए। यहाँ पे कथन में है कि समूह चर्चा संसार कौशल विकसित करने के लिए अच्छा है। यहाँ पे एक कथन कहा गया है, तो इसके पीछे, इस कथन के पीछे क्या धारणा हो सकती है बताना है। अब इसमें ध्यान देंगे, कथन जो है धारणा के आधार पर निर्धारित किया गया है, ना कि इस बार यहाँ पे निष्कर्ष निकालने। सवाल क्या है, शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए और समूह चर्चा में प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर बात समूह चर्चा की है और उसे विकसित, मतलब अच्छे से हम बात करें, इस पर चर्चा करें कि ये समूह चर्चा वास्तव में क्या है, तो ये दोनों ही गुण, हालांकि आपको डायरेक्ट यहाँ पे चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होंगी, ये कई बार थोड़ा लॉजिक होता है, लेकिन समूह चर्चा और संसार कौशल की जो बात यहाँ दो शब्द आए हैं, इन्हीं की व्याख्या के अंदर शिक्षकों को कक्षा समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, इस प्रकार की बातें। और समूह चर्चा कहीं ना कहीं शिक्षण विधियों का एक प्रकार है, इसलिए शिक्षकों की बात यहाँ पर जो आई है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इस कथन के साथ जाना चाहेंगे। कक्षा समूह चर्चा के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ये बात सही है। शिक्षकों को कक्षा में समूह चर्चा की व्यवस्था करनी चाहिए, इस बात पे हम जाना चाहेंगे। समूह चर्चा प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दिया जाए। समूह चर्चा का मतलब कहीं ना कहीं डेफिनेशन ही यही है। समूह का मतलब क्या है, जहाँ प्रत्येक बच्चा बोल सके, अपनी बात रख सके, सही गलत जो भी वो कहना चाहता है, व्यवस्था है ताकि समझ में आवे, उसे बोलने का है ना, उसका हेजिटेशन दूर हो, इस प्रकार की चीज़ें होंगी और धीरे धीरे उन चीज़ों में सुधार भी आएगा। तो हम दोनों को यही साथ यहाँ पे जाना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि दोनों धारणाएं यहाँ पर क्या है, सही है। तो उम्मीद है आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल। तो चलिए अब इस सवाल को एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे आप आंसर क्या है, कमेंट करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 639 वाटर इज ड्रिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख रहे हैं पहले ही, तो इसका अर्थ ये है 316 जूस इज ड्रिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है, और 219 वाटर और जूस। तो हमें बताना है किसका और का, और कहाँ है, यहाँ पे, क्या और कहीं और है, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे, अकेले हम अकेले तुम, क्योंकि कॉमन नहीं मिला ना हमें, अकेले हम अकेले तुम, अकेले हम अकेले तुम मेथड लगाना है। तो और देखिए, और कहीं पे कॉमन नहीं है, तो हमें इसे अकेला करना है। अकेला करना मतलब जैसे यहाँ वाटर है तो यहाँ पे वाटर है, इन दोनों में कॉमन क्या है, नो है, तो काट दिया वाटर के लिए। जैसे जूस यहाँ है, यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें एक कॉमन मिल रहा है, तो
अकेला इधर और है और इधर अकेला कौन है, 2 है, तो हम कहेंगे और के लिए क्या है, 2 है। तो आंसर पे जाएंगे हम किसके साथ, बी के साथ। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर है और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करेंगे दोस्तों। आज इतना ही रखने वाले हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।